जय हिंद। ट्रिपल एन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूँ फिजिक्स में आज का क्लास है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखिए, जब प्रकाश की किरण, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम जैसे माध्यम एक और ये हो गया माध्यम दो। देखिए माध्यम क्या होता है, जैसे कि एक हमारा वायु हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा एक माध्यम। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है कि यहाँ पे पानी रख दें या क्या रख दें, कांच रख दें। मतलब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ऊपर क्या रख दें, पानी रख दें, नीचे क्या रख दें, कांच रख दें। जो भी माध्यम रखेंगे वो पारदर्शी माध्यम रखेंगे, ट्रांसपेरेंट माध्यम रखेंगे, जिससे प्रकाश की किरण प्रवाहित हो जाए। तो क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अपने मार्ग को इधर कर देती है या क्या करती है, थोड़ा सा इधर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ती है वहाँ पे क्या हम दर्शाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब। तो क्या कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है या अभिलंब के पास हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने के गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। साथियों जानते हैं कि प्रकाश की किरण कब पास आती है और प्रकाश की किरण कब दूर जाती है। साथियों माध्यम समझ में आया? माध्यम क्या होता है, कोई भी एक माध्यम, जैसे एक हम क्या लिए, एटमॉस्फेयर वायु ले लिए, दूसरा माध्यम क्या ले लिए, पानी ले लिए, या पहला माध्यम ले ले कांच ले लें, ग्लास ले लें, दूसरा माध्यम क्या ले ले, पानी ले लें। मतलब कोई भी माध्यम ले सकते हैं, जैसे कि जो पारदर्शी हो, तारपीन का तेल ले लें, उसके बाद क्या ले लें, हम हीरा ले लें, जिससे प्रकाश क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद आइए साथियों जानते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम के लिए क्या करेंगे, जैसे हम माध्यम बनाएंगे, माध्यम एक और क्या हो गया, माध्यम दो हो गया, और क्या कर रहा है, दोनों माध्यम को डिवाइड कर रहा है, दोनों माध्यम को अलग अलग कर रहा है। देखिए अगर माध्यम एक में प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आ रही है तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखिए जिस बिंदु पे टकराती है वहाँ से हम क्या करते हैं, तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं या लंब डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, अभिलंब। अच्छा ये क्या हो रही है, देखिए ये अगर इस पे टकराएगी या तल क्या है, पारदर्शी है। अगर अपारदर्शी होता तो क्या होता है, परावर्तित हो जाता, लेकिन क्या पारदर्शी है तो इसमें क्या होगा, अंदर आ जाएगा। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। प्रकाश की किरण क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। देखिए प्रकाश की किरण क्या हुई, अपवर्तित हुई, और अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है, विचलित हो जाती है, क्योंकि माध्यम एक और माध्यम दो क्या है, अलग अलग माध्यम है। अगर एक ही माध्यम होता तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। देखिए ये जो अभिलंब है इसे दूर चली गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूर ही जाएगी। अभी इसका हर कंडीशन बताएंगे कब दूर जाएगी और कब पास आएगी। तो क्या हो गया, आपतित किरण, यहाँ पे क्या किया, तल के लंबवत एक लंब खींचे, अभिलंब हो गया। एक किरण क्या हुई, अपवर्तित हो गई ना, परावर्तित तो हुई नहीं, अपवर्तित हो गई। तो इस किरण को हम कह देंगे अपवर्तित किरण। देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। पढ़ा चुके हैं इसको। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से, आपतन कोण को आई से। अच्छा देखिए अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को, देखिए जब परावर्तित हुआ था तो क्या कहते हैं हम, परावर्तित हुआ था तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित हो गया तो इसको क्या कर देंगे, अपवर्तन कोण। इसको कह देंगे अपवर्तन कोण। रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये भी आर से शुरू हो रहा है, इसको क्या कर देंगे, रिफ्रैक्शन एंगल को हम आर से लिख देंगे। रिफ्रैक्शन एंगल को किससे लिख देंगे, आर से लिख देंगे। तो क्या क्या पढ़े, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण पढ़ लिए। अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है
पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम था। अब अपवर्तन का दूसरा नियम देखते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या आई। आपतन कोण आई क्या? ज्या, यानी क्या? ज्या को क्या देखिए, ज्या, ज्या को हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। ज्या को किसे लिखते हैं? इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो क्या कर रहा है? आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम क्या कर रहा है? दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात, अनुपात नियत रहता है। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? क्या? आपतन कोण की ज्या को किसी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। आइए देखते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी क्या? साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। आपतन कोण देखिए, जो आई है ये क्या है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो भी अनुपात होगा वो हर क्या एक ही रंग के प्रकाश के लिए लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लाल प्रकाश यहाँ ले तो यहाँ दूसरा प्रकाश ले लें, नहीं, एक ही रंग का प्रकाश लेंगे। विबग्योर में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में से जो भी रंग लेंगे क्या लेंगे? सबके लिए एक ही रंग लेंगे। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे हम नियतांक कहते हैं, जिसे नियतांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, जिस किसी के नाम में इंडेक्स लग जाए, इंडेक्स लग जाए, उसका मतलब होता है कि सूचक, वो सूचना प्रदान करता है किसी भी चीज़ के लिए। क्या है? पीएच सूचक पढ़ते हैं ना, तो पीएच इंडेक्स होता है। तो क्या किसी भी नाम के पहले क्या लग जाए? बात क्या लग जाए? इंडेक्स लग जाए, तो उसका मतलब क्या? वो हमको सूचना प्रदान करता है। इसको लिखिए, क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई बटे साइन आर बराबर, अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। देखिए, इसका कहते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर हम कहीं 1 और 2 लिख दें, जैसे मान लीजिए लिख दिया 1 और 2, तो इसको पढ़ेंगे हम माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। क्या 1 और 2 का मतलब क्या हुआ? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। देखिए, अगर हमसे कह दे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, 1 और 2 का मतलब क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। आइए थोड़ा सा अपवर्तनांक पे बात करते हैं। अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम एन से, स्मॉल एन से लिखते हैं। अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से। इसको क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर जैसे कि लिख दिया, जैसे कि हमारा क्या लिख दिया यहाँ, देखिए ये हमारा एयर है, वायु है, और ये क्या है? वाटर है। तो क्या प्रकाश किसमें से जा रही है? अगर यहाँ से प्रकाश जा रही है तो क्या कहेंगे? प्रकाश वायु से किस में जा रही है? पानी में जा रही है, वायु से पानी में। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे हम? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी क्या? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इसको लिखने का तरीका होता है, देखिए ANG। इसको पढ़ सकते हैं वायु के सापेक्ष, या क्या? माध्यम 1, ये माध्यम 1 और माध्यम 2 है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? वायु के सापेक्ष, सॉरी क्या है? पानी है, वाटर, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो इसको पढ़ने का क्या मतलब? लिखने का कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। लेकिन मान लीजिए अगर प्रकाश किधर से जाती? प्रकाश इधर से जाती, प्रकाश ऐसे जाती, इधर से जाती, और प्रकाश ऐसे निकल जाती। तो देखिए माध्यम 2 से प्रकाश माध्यम 1 में गया है ना, तो क्या कहेंगे? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। देखिए जिसमें से प्रकाश जिसमें जा रहा है, देखिए माध्यम 1 से 2 में गया तो हम क्या कहते हैं? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहा है तो क्या कहेंगे? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे WNA। इसको क्या पढ़ेंगे? पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसको पढ़ने का तरीका पता चल गया। ANW लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये WNA लिखा है तो क्या लिखेंगे? पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यानी किससे तुलना कर रहे हैं? देखिए इसमें हम तुलना किससे कर रहे हैं? इसमें हम तुलना कर रहे हैं वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। किससे तुलना कर रहे हैं? वायु से कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। आइए साथियों कुछ माध्यम का अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष देख लेते हैं। जैसे कि क्या है? वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, जो वायु के अपवर्तनांक होता है वो 1.003 होता है, 1.003, जिसे जनरली हम क्या लिख लेते हैं? जिसको हम जनरली 1 ही मान लेते हैं, जिसको जनरली 1 मान ले सकते हैं। वायु के सापेक्ष अगर पानी का अपवर्तनांक पूछ दे, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो क्या? वायु सीधे लिख दे रहे हैं, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जो पानी का अपवर्तनांक होता है, वायु के सापेक्ष जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो 4/3 होता है, 4/3, या इसको क्या कर सकते हैं? 1.33। और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं? वायु को हम ऐसे लिखते हैं ANW। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पढ़ देंगे। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 3 होता है। वायु का अपवर्तनांक जनरली 1 होता है। अच्छा, कांच, वायु के सापेक्ष किसका देख लें? कांच का अपवर्तनांक देखें, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, या इसको ये लगभग बराबर होता है 1.52, 1.52। देखिए ऐसा नहीं कि 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.52 आएगा, 1.5 ही आएगा, लेकिन जो जनरली होता है क्या? 1.52 होता है। जब हमको फ्रैक्शन में लेना रहे, भिन्न में लेना रहे तो आसान कर लेंगे, जब हमको दशमलव में, डेसिमल में लेना रहे तो क्या करेंगे? ऐसे लेंगे। इसके बाद क्या हो गया? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पता चला, कांच का अपवर्तनांक पता चला। इसको क्या लिखेंगे? ANG, जी फॉर होता है ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। ANG बराबर कितना हो गया? 1.52 या 3/2 या 3/2, या इसको क्या लिखते हैं? पानी के अपवर्तनांक को 4/3 या 1.33। अब देखिए हीरा को देख लेते हैं। क्या? वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। हीरे के क्या लिखते हैं AND, डी फॉर डायमंड हो गया। ये कितना होता है 2.42। देखिए वायु का अपवर्तनांक क्या था, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1.003 या क्या लिख दें इसको लगभग बराबर 1 के लिख दें। अब देखिए अब इसके बाद क्या, हीरे का, हीरे इस सब का क्या वायु के सापेक्ष बात कर रहे हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3 या क्या लिख दे 1.33 हो गया पानी। इसके बाद क्या हुआ, कांच बचा, कांच, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 3/2 या लगभग बराबर 1.52। 1.52 कैसे होता है, देखिए इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है ऐसे लिख देंगे, डेसिमल में लिखना रहेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे कि एक हमारा चश्मा है ना, चश्मे में जो एक ग्लास लगा है यानी कि जो लेंस लगा है, इसको देखेंगे ना, अगर पास से देखेंगे तो इसमें कई परत दिखाई देगी, कई परत दिखाई देगी। तो वो परत को जोड़ने के लिए एक पदार्थ का प्रयोग होता है जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम सीमेंट। क्या नाम है, कनाडा बाल्सम सीमेंट। पूछ दे कि ग्लास को जोड़ने के लिए यानी क्या लेयर पे लेयर लगाने के लिए, इसे देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है कि जिस माध्यम से जोड़ा होगा यानी जिस चीज़ से जोड़ा होगा उसका भी अपवर्तनांक क्या होगा, इस माध्यम के अपवर्तनांक से बराबर होगा। तो क्या जो कांच को जोड़ता है, कांच को लेयर पे लेयर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक सीमेंट होता है जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम सीमेंट। तो क्या कह सकते हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट, कनाडा बाल्सम सीमेंट। इसका भी अपवर्तनांक कितना होगा, इसका भी अपवर्तनांक 3/2 1.52 लगभग इसी के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो गया। आइए साथियों एक के सापेक्ष करके दूसरे का हम अपवर्तनांक पहले देखते हैं। एक के क्या करते हैं, तुलना करके दूसरे का अपवर्तनांक देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह दिया वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, इसको लिखना बता दिए हैं, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक लिख। देखिए इसके बराबर लिखने का कुछ नियम है। अच्छा बताइए, हम जिससे किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे ही तो रखते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम क्या 100 में 60 नंबर पाए हैं तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, हम 100 से तुलना कर रहे हैं ना। तो 100 क्या कभी भी नंबर मिलता है तो क्या मिलता है, जैसे 60/100 ऐसे ही तो मिलता है, या क्या 50/100, मतलब जितना नंबर पाते हैं, जो नंबर हम पाते हैं ऊपर रहता है, जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या होगा नीचे हो जाए। तो क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक किससे तुलना हो रहा है, वायु के सापेक्ष ना। तो हम क्या कर दें, हम लिख दें वायु का अपवर्तनांक। देखिए जिससे तुलना किए उसको नीचे, जिससे तुलना किए उसको नीचे, और जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। देखिए पानी का ये क्या, दोनों का अपवर्तनांक हमको एक क्या पता है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ही तो पता है। तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3 और इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1 ही हो जाएगा। तो इसका भी मान निकल के कितना आया, मान तो वही आया लेकिन लिखने का कुछ तरीका होता है। जैसे क्या ANW लिख दिए, तो क्या वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक जिससे तुलना कर रहे हैं। कभी भी क्या हम परीक्षा देते हैं तो जो हम नंबर पाते हैं उस नंबर को ऊपर लिखते हैं, जो पूर्णांक होता है उसको नीचे होता है लिखते हैं। तो क्या पूर्णांक से ही तो तुलना करते हैं, पूर्णांक की तुलना में कितना नंबर पाए हैं। मान लीजिए कोई पा गया 10 नंबर, तो 10 नंबर पा के वो खुश भी हो सकता है, उदास भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है क्या उसका पूर्णांक कितना था। अब 10 नंबर का ही पूर्णांक रहा हो तो 10 पा गया हो तो खुश हो जाएगा, 50 नंबर का पूर्णांक में 10 पाएगा तो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हम नीचे करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं ऊपर करते हैं। आइए इसके साथ हम जैसे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह दे, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। पानी के सापेक्ष कर रहा है ना, तो जिससे तुलना करते हैं, देखिए पानी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
WNG का मतलब क्या हुआ, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए, अब हमको तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखेंगे, तो क्या लिख देंगे, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ऊपर क्या लिख दें, वायु के सापेक्ष, देखिए वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए वायु दोनों में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वायु का अपवर्तनांक हमको क्या है, पता है, एक रखना है। और क्या किसी कोई एक रेफरेंस रहेगा तभी तो हम दूरी मापेंगे। मान लीजिए हम कहें यहाँ से मेरा घर 30 किलोमीटर, तो क्या हम यहाँ से दूरी माप रहे हैं ना, कोई कहे मेरा घर 40 किलोमीटर है, तो किधर है, दोनों के बीच की दूरी पर कैसे पता चलेगी, हमको एक रेफरेंस पता हो कि इसके तुलना में तुम कितना ताकतवर हो, इसके तुलना में हम कितना ताकतवर है। जैसे कि मान लीजिए कि किलोग्राम के वेट उठाना है, तो क्या है 10 किलो का, 10 किलो के लिए 10 किलो का कितना एक उठा ले रहा है, कोई 2 उठा लेगा, कोई 3, तो कहेगा ना हम 10 किलो का 2 उठा लिए, कोई कहेगा कि हम 10 किलो का 5 उठा लिए, कोई कहा हम 10 किलो का 1 उठा लिए। तो क्या वो 10 किलो से ही तो तुलना हो रहा है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वायु का हमको अपवर्तनांक पता है, इसलिए वायु से तुलना करते हैं। तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, ANG ग्लास। वायु के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक को क्या लिख देंगे, ANW। अब क्या जो भी अपवर्तनांक हम बताएं वायु के सापेक्ष ही तो बताए हैं। ANG का मान कितना था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमारा था 3/2। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना था, 4/3। तो क्या हो गया, देखिए ANG/ANW बराबर क्या आ गया, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 3/2, और क्या वायु के सापेक्ष कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया, 4/3। अब देखिए सबसे नीचे का गुणा ऊपर, बीच का गुणा क्या करते हो, बीच में करें 3 × 3 बटे 4 × 3 9/8। हमसे पूछ दे क्या क्या था ये था हमारा WNG, यानी क्या, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 9/8, 9/8। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल गया। अब आइए निकालते हैं कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है हमारा, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, कांच के ना, तो हम क्या लिखेंगे, ग्लास को पहले लिख देंगे, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो पहले से क्या करेंगे, जिसकी तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्या जिससे तुलना करते हैं उसके नीचे लिखते हैं। तो ग्लास के सापेक्ष बात हो रही ना, तो ग्लास क्या लिख देंगे, ANG। वायु के सापेक्ष C से क्या, अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक। ऊपर क्या है, ANW। इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए वायु के सापेक्ष दोनों का तुलना किए, यानी क्या देखेंगे दोनों में से कौन पावरफुल है। देखिए वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। अब क्या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2, 3/2। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे नीचे का गुणा ऊपर, बीच का गुणा बीच में कर देते हैं, 4 × 2 3 × 3 8/9। जब हम क्या निकाले, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकाले तो हमारा 8/9 आया। और जब हम पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले तो क्या होता, उसका उल्टा हो गया था, हमारा 9/8 आ गया था। ये साथियों जानते हैं अपवर्तनांक के माध्यम से कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। इसी में हम जानेंगे कब प्रकाश की किरण अविलंब के पास आती है, अब कब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाती है। जानते हैं साथियों सघन एवं विरल माध्यम। सघन को बोलते हैं डेंसर एंड विरल, RARER, रेरर मीडियम। सघन एवं विरल माध्यम, सघन एवं विरल माध्यम। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक माध्यम 1 है, माध्यम 1 और क्या है, माध्यम 2 है। ये मीडियम हमारा मीडियम 1 और ये क्या हो गया, मीडियम 2। मीडियम को क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। अब देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, जैसे कि मान लीजिए ऊपर हम ले लिए वायु, ऊपर क्या ले लिए वायु, और नीचे ले लिए पानी, नीचे क्या ले लिए
पानी, देखिए पानी ड्रा कर दे रहा है, ऊपर वायु ले लिए, नीचे पानी लिखे। अब देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, और जबकि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, या क्या कर सकते हैं 1.33, 1 से अधिक होता है ना। तो देखिए वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, इन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। देखिए वायु और क्या पानी की तुलना किए तो वायु क्या हो गया, रेरर मीडियम, विरल माध्यम, और पानी क्या हो गया, सघन माध्यम। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पानी ही सघन होगा। पानी की तुलना क्या कर दें, मान लीजिए ये हमारा पानी हो गया और नीचे क्या हो गया, कांच हो गया, नीचे क्या हो गया, कांच। देखिए पानी का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर कितना होता है 1.33, और कांच का कितना होता है, कांच का होता है, मान लीजिए इसको n1 और इसको n2 मान ले, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक हो गया ना, तो क्या हुआ, देखिए ये कांच को हम ऐसे ड्रा कर देते हैं। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक हो गया, तो इसमें कौन अधिक मतलब सघन हो गया, इसमें हमारा सघन माध्यम हो गया कांच, ये हमारा क्या हो गया, सघन, और ये क्या हो गया, सॉरी ये सघन माध्यम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम। ये हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम। तो देखिए सघन और विरल क्या करेगा, तुलना किया जाएगा दो माध्यमों में, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो क्या होगा, सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, विरल होगा। सघन और विरल समझ में आया, सघन और विरल। ऐसा नहीं है कि विरल माध्यम हर बार ऊपर ही होगा। अगर हम इसको उलट के पानी के ऊपर नीचे वायु रख दें, जैसे मान लीजिए पानी रखे हैं, पानी को एक हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखे हैं, तो पानी क्या होगा, पानी फिर उसके बाद वायु में तो ही जाएगा। तो क्या हो रहा है, पानी से वायु में जा रहा है, तो क्या जो सघन माध्यम है वो ऊपर भी आ सकता है, सघन माध्यम ऊपर भी आ सकता है, और विरल माध्यम नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या सघन जो है वो नीचे ही रहेगा, सघन ऊपर हो सकता है, विरल नीचे भी हो सकता है। बस हम देखेंगे दोनों माध्यमों में किसका अपवर्तनांक अधिक है, किसका अपवर्तनांक अधिक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, सघन और विरल। आइए साथियों जानते हैं कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब के पास आती है और कब अभिलंब से दूर जाती है। देखिए दो तल बना लिए, ये हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, ये क्या हो गया, पानी, और नीचे हमारा क्या हो गया, नीचे मान लीजिए हमारा वायु हो गया, नीचे क्या हो गया, वायु हो गया। अच्छा ऊपर ले लीजिए, मान लीजिए ऊपर हमारा फिर क्या हो गया, ऊपर हमारा फिर पानी हो गया, कोई बात नहीं, पानी ले लीजिए, और नीचे हम कांच ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, नीचे हम ग्लास ले लिए, ऊपर पानी नीचे वायु लिए, इसमें क्या ले, ऊपर पानी और नीचे क्या ले लें, कांच ले लें, ऊपर पानी और नीचे कांच ले लिया। इसमें देखिए ये आपतित किरण आई और क्या हुआ, अभिलंब। जब प्रकाश की किरण इसके माध्यम से, ये क्या है, इसके लिए ये सघन है और नीचे वाला क्या है, विरल है, नीचे वाला क्या है, विरल है। इसको क्या बोलेंगे, इसको डेंसर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेरर बोल देंगे। अब देखिए इसके लिए क्या है, ऊपर वाला क्या है, विरल है, ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला सघन है, नीचे वाला सघन है। जब वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए जैसे इसका मार्ग वास्तविक मार्ग यही होना चाहिए था, लेकिन क्या हुई, थोड़ी सी दूर हट गई। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए आपतित किरण हो गई, आपतित, ये क्या हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। अच्छा, जब प्रकाश की किरण, देखिए वायु से किस में जा रहा है, कांच में, इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 और इसका कितना था 1.52। इसका अपवर्तनांक 1.33 था और इसका कितना था, 1 ही था। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। दैनिक जीवन में इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, देखिए जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत है यानी जो घना है, घना, उसके पास क्या होता है, सब लोग झुक जाते हैं, सब लोग उसे दब जाते हैं, उसके ओर झुक जाते हैं। लेकिन जो विरल होता है, जो उतना मजबूत नहीं होता है, उसको कोई भी हड़का के चला जाता है, उसको कोई भी बोल के चला जाता है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए जो सघन है उसके तरफ सब झुक जा रहे हैं, देखिए घना है तो इसके तरफ झुक गए, ये बेचारा थोड़ा सा क्या है विरल, तो इससे सब दूर भाग गए। देखिए तो इसमें क्या करा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है, अविलंब से दूर भाग जाती है, तथा जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है। विरल से सघन की ओर जा रहा है तो अविलंब की तरफ झुक जा रहा है। कमजोर से मजबूत की तरफ जा रहा है तो झुक जाएगा, मजबूत से कमजोर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूर हट जाएगा, क्या होगा, दूर हट जाएगा। तो क्या हुआ, ये समझ में आया, सघन और विरल। प्रकाश कब अविलंब के पास आता है, अविलंब के पास जब विरल से सघन में जाता है तब पास आता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, दूर जाता है। सघन से विरल में जाता है तो दूर जाता है। इसके आगे साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे मिर्च का क्या होता है, मिराज क्या होता है, और जानेंगे इस पे और सारे प्रश्न। जय हिंद साथियों।